नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है रमेश चौहान और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट पर। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस पेपर को। पीजीटी कॉमर्स के लिए जो डी ट्रिपल एस बी का 2021 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। और हाँ, एक बात और, क्योंकि टोटल इस जो है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर 300 पेपर होते हैं, 300 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी। ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं? 300। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 300 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 100 मार्क्स का आपका जो है वो कॉमन पेपर होता है और 200 मार्क्स का आपका जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो आज के इस डिस्कशन के अंदर हम यहाँ पे इस टोटल 200 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें से हम कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर जो है समझ लिया जाए। ठीक है, बाकी 100 को हम यहाँ पर इसके जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा जो दूसरी इंफॉर्मेशन आपके लिए मेरे पास है वो ये है कि आप एग्जाम फैक्ट एकेडमी, ठीक है, एग्जाम फैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल को तो सपोर्ट कर ही रहे हो, इसके साथ साथ आप एग्जाम फैक्ट एकेडमी हमारा जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर हम आपके लिए क्वालिटी कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। आप उन कोर्सेज को जाकर अवेल करें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करें। मेरे प्यारे साथियों, डी ट्रिपल एस बी को लेकर हमारा एक एमसीक्यू बैच ऑन एयर हो चुका है, तो उसको आप अवेल कर सकते हो। और साथ ही ऐसे मान लो कि भी हमारी जो थ्योरी क्लासेस हैं, जो प्रॉपर तरीके से कहते हैं कि भी जो जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, वो बैच भी आपका ऐसे मान लो कि भी मेरे ख्याल से कि भी परसों परसों तक वो बेंच जो है वो लॉन्च हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना देरी करते समय न गवाएं, क्योंकि समय काफ़ी कम है। कहते हैं फरवरी का ऐसे मान लो कौन सा महीना आएगा, उसके बाद मार्च और अप्रैल, अप्रैल में कभी भी एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि मार्च के अंदर अंदर आपको जो सिलेबस है ना वो कवर करके दे दिया जाए। ठीक है, यानी कि फरवरी के आज कितनी तारीख हो चुकी है? आज हमारे पास 7 फरवरी है। तो हम कोशिश करते हैं कि भी मार्च के मिड तक जो भी आपका सिलेबस है ना वो कवर अप कर दिया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना देरी करते जाइए एग्जाम फैक्ट एकेडमी को डाउनलोड करें ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से, और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए जहां पर आपको बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपको क्वालिटी कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन को हम शुरू करते हैं, क्योंकि आज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या? हम पढ़ने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर टू यानी कि 101 से मैं सवाल को शुरू करूँ, क्योंकि पहले 100 क्वेश्चन तो हमारे पास कॉमन पेपर से थे। तो यहाँ पे 101 से हमारा पोर्शन है कि कॉमर्स वाला पोर्शन वो शुरू हो रहा है। इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहला। देखिए, इसने यहाँ पे जो बात बताई भाई, वो कहता है कि भी पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज या आर नॉट कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई इनमें से, अब हाँ एक चीज़ और मैं क्लेरिफाई कर दूं कि यहाँ पर जो भी आपको ये पीपीटी या जो है कि भी पीडीएफ दिख रही है, ये एज इट इज डी ट्रिपल एस बी का पेपर ही है। और इसके अंदर जो आपको ग्रीन मार्क या ग्रीन कलर में जो आंसर्स दिख रहे हैं, ये वो आंसर की है जो डी डी ट्रिपल एस बी ने मानी हुई है, एक्सेप्ट करी हुई है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे इनको नहीं किया कि ये कलरिंग या यूँ कहा जाए कि भी हाईलाइट करना, ये हमने नहीं करा। ये आंसर की ही है जो डी ट्रिपल एस बी ने मान रखी है। ठीक है भाई, तो चलिए बिना देरी करते शुरू करते हैं। तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर नहीं कर सकते? तो यहाँ पर देखिए, एक डॉक्टर है हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है भाई, फिर यहाँ पे कहता है कि भी इसके बाद जो अगला स्टेप इसका आ जाता है वो कहता है कि भी ए फार्मर खेत में काम कर रहा है, तो वो भी हमारे पास क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन एक हाउसवाइफ है जो घर पे काम करे, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो ऑप्शन फोर यानी कि ऑप्शन डी इसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर आ रहा है, उसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 की बात कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो 102 के अंदर ये कहता है, हु स्टैंड या स्टेटेड बिजनेस इज नॉट मेयर मनी, ठीक है, चैजिंग, बट इट आल्सो शुड एम एट सर्विंग द कम्युनिटी। यहाँ पे कहता है बिजनेस का मेन एम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, सिर्फ पैसे के पीछे भागना नहीं होता, बल्कि समाज सेवा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये बात किसने बोली? ये बात हेनरी फोर्ड ने बोली। इनके बारे में एक और चीज़ बहुत बड़ी मस्त मुझे लगती है, और इन्होंने ऐसा कहा है, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और अपनी बुक के अंदर भी एक बार मेंशन किया था कि मुझसे
मेरा सब कुछ ले लो, मेरी प्रॉपर्टी ले लो, मेरी बिल्डिंग ले लो, जो भी है ना आपने लेना है वो ले लो, बस मेरे लोगों को मेरे साथ छोड़ दो, मैं आपको फिर से हेनरी फोर्ड बन के दिखा दूंगा। तो ये कोटेशन इन्होंने वहां पर कही थी, तो ये भी स्टेटमेंट कहीं पूछी जा सकती है। ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है कि भी जो लेबर है और यूँ कहा जाए कम्युनिटी सर्विसेज है ना, वो द मोस्ट है, क्योंकि वही लोग असल में आपको प्रोडक्शन करके देंगे और वही लोग असल में आपका प्रोडक्ट भी खरीद रहे होंगे। तो इसीलिए सिर्फ लाभ कमाना एक अलग चीज है और समाज सेवा एक अलग चीज है, तो दोनों को साथ में रखना होगा। लाभ को सेकेंडरी और कम्युनिटी की सर्विस को फर्स्ट यहाँ पर प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो हेनरी फोर्ड का यही मानना था और इसी वजह से वो हेनरी फोर्ड कहलवाए थे। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन 100 नंबर 3 की बात कहते हैं, इसके अंदर क्या कहता है, तो कहता है कि भी when the goods are imported from one country and same are exported to the another country, such trade is called। तो देखिए यहाँ पे कंट्री ए, कंट्री बी और कंट्री सी। अभी मान लो कंट्री ए से माल मंगवाया कंट्री सी ने और उसको डायरेक्टली जो है कि भी कंट्री बी को एक्सपोर्ट कर दिया, यानी कि ए और बी आपस में डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो यहाँ पर सी जो है मिडलमैन का रोल अदा कर रहा है, वो ए से इंपोर्ट कर रहा है और बी को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके का जो बिजनेस होता है उसको एंट्रीपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंट्रीपोर्ट कहा जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन तो हमारे पास वो एक्सपोर्ट के ही एग्जाम्पल्स हैं भाई, उसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है 104 नंबर के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटर के बारे में कौन सी बात यहाँ पर क्या है, गलत है या गलत दी गई है। तो ये एक प्रोप्राइटर इज नॉन नॉलेज, मैं सीधा आंसर की तरफ जाऊंगा। तो यहाँ पे कहते हैं ए प्रोप्राइटर्स नॉलेज एंड स्किल्स इन वेरियस फील्ड लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा लीडिंग टू बेटर। ये बिल्कुल भी होता है, एक ही व्यक्ति यहाँ पर प्रोडक्शन में भी दी बेस्ट हो, फाइनेंस में भी दी बेस्ट हो, मार्केटिंग में भी दी बेस्ट हो और बाकी सभी एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग भी वो दी बेस्ट हो, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो एक व्यक्ति सारे के सारे काम नहीं कर सकता, दैट्स वाई ये हमारे पास किसके अंदर सोल प्रोपरेटर का बढ़िया सूटेबल आंसर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कहता है नंबर क्वेश्चन अगला का 105 नंबर पे आ गया। इसके अंदर क्या कहता है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंड पार्टनरशिप एज। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप है उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या लिखा गया है, द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। पहला पॉइंट। अब ये क्या है, कैरिड आउट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सबके द्वारा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा जिस बिजनेस को चलाया जा रहा है। तो ये डेफिनेशन हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दी हुई है। हाँ, वो चीज़ अलग है कि आप इनको देखोगे इधर समझोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये भी ऑप्शन है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है ना वो ये हमारे पास है। ठीक है भाई, ओके सर। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास आता है 106 नंबर का। यहाँ पे क्या कहता है, इफ a particular partner of a firm represent that another person is also a partner of the firm। इस क्वेश्चन के अंदर समझिए यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करी जाए, पार्टनर ए है, पार्टनर ए ऐसा प्रिटेंड करता है कि भाई पार्टनर ये जो बी नाम का बंदा है ना ये भी फर्म में पार्टनर है, और अगर बी उसके इस कॉन्सेप्ट को डिनाई नहीं करता तब उस सिचुएशन में बी को भी पार्टनर मान लिया जाता है। मान लीजिए एल नाम का एक बंदा है, क्या हो गया रे, एक मिनट में पानी और पानी था, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि भी एक एल नाम का पर्सन है, तो जो ए है ना उसके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि बी भी हमारा पार्टनर ही है, साझेदार ही है। तो यहाँ पर अगर बी इस बात को डिनाई नहीं करता कि नहीं 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 भाई मैं पार्टनर नहीं हूँ, तब उस सिचुएशन में एल तो इसको भी पार्टनर मानेगा और इसको भी। तो यहाँ पर ये जो पार्टनर है कौन सी कैटेगरी, पार्टनर की कौन सी कैटेगरी होती है, ये कहता है पार्टनर बाय होल्डिंग, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ऑप्शन डी। ठीक है, ओके सर। उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 107 नंबर का, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेट डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम्स। तो ये स्टैट्यूटरी कंपनी होती है भाई। देखिए इंडिया के अंदर है ना अलग अलग तरह की हमारे पास क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव कंपनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी को या इनको वैधानिक कहा जाता है भाई। ठीक है, अभी जिनका वर्णन विधान में ही कर दिया जाए।
ठीक है, तो ये हमारे पास वैधानिक है। लेजिस्लेटिव क्या होती है, जो किसी स्पेसिफिक एक्ट या कानून के तहत बनाई जाए, उनको लेजिस्लेटिव कमेटी वो बोला जाता है। तो यहाँ पर आरबीआई तो जो भाई एक स्वायत्त संस्था है खुद में ही, तो इसीलिए हमारे पास स्टैट्यूटरी कंपनी के नाम से इसको समझा जा सकता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो कहता है 108 नंबर का, 108 ही है ना लगभग, हाँ 108 ही है भाई। तो यहाँ पे कहता है which of the following factors does not influence the choice of business organization or choice of organization at the time of starting of a business। तो कहता है व्यवसाय को शुरू करते समय, चाय पी लो भाई, ठीक है, व्यवसाय को शुरू करते समय कौन सा फैक्टर है जो बिजनेस की जो है कि भी ऑर्गेनाइजेशन को के चॉइस को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ध्यान दे, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कहता है इंक्रीजिंग इन टैक्स लायबिलिटी, ये आंसर दिया गया, क्यों दिया गया है, तो समझिए इस चीज़ को, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो कहते हैं द एरिया ऑफ द ऑपरेशन, मुझे एक बात बताओ, लोकल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, और यूँ कहा जाए कि भी इंटरनेशनल लेवल, ये तो अलग अलग एरियाज हो गए ना, या यूँ कहा जाए कि भी एरियाज ऑफ ऑपरेशन। एक बात बताओ, एक सोल प्रोपराइटर, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हो तो एक सोल प्रोपराइटर इतने बड़े बिजनेस को कैसे संभालेगा। आप नेशनल लेवल की बात करते हो तो यहाँ पर भी सोल में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर कहता है कि भी जो लोकल लेवल होता है वहाँ पर सोल काम कर सकता है, स्टेट लेवल तक आते आते कम से कम पार्टनरशिप तो हो, फिर यहाँ पर नेशनल लेवल पर पार्टनरशिप काम कर सकती है, लेकिन यूँ कहा जाएगा भी ओपीसी फिर भी बेटर होता है, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो देख सकते हो जैसे जैसे बिजनेस का एरिया एक्सपैंड होता है वैसे वैसे ही हमारा जो क्या होता है भाई, इधर समझने की कोशिश करना, वैसे वैसे हमारा जो बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन का चॉइस है ना, उसमें भी चेंज आने लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा सर। अब इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर सुटेबल नहीं माना गया। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल, भाई सरकार का नियंत्रण अगर यहाँ पर हमको चाहिए तो हम किसी भी सोल को छोड़कर किसी को भी यूँ कहा जाए कि भी चॉइस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चॉइस कर सकते हैं। अगर सरकार का नियंत्रण नहीं चाहिए तो हम ऐसा मान लो कि भाई सोल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे चॉइस को इम्पैक्ट कर रहे हैं ये बाकी पॉइंट्स, लेकिन टैक्स लायबिलिटी हमारी चॉइस को इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी तो भाई सब में ही है। जैसे जैसे आय जनरेट करोगे वैसे वैसे टैक्स लायबिलिटी भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं, इसके अंदर क्या कहता है, इन दिस दिस इज डॉक्यूमेंट, बट कहते हैं एक डॉक्यूमेंट, एक प्रपत्र है जो कि शिप का मास्टर या उसका मालिक या उसका एजेंट जो है ना वो तैयार करता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि जो भी माल यहाँ पे है उसको प्रॉपर तरीके से बोर्ड पे लोड कर लिया गया है, ठीक है, और जो भी कंडीशंस वगैरह उसके अंदर वो सारी मेंशन है। तो देखिए एक डॉक्यूमेंट है तो इसको यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है। अभी क्या कहा जाता है, बिल ऑफ लेडिंग। तो देखिए एक कार्गो शिप है भाई, इसके अंदर जो है ना कि भी माल जाएगा लड़के, तो ये इस तरीके से है ना, इसके अंदर माल जो है वो लोड कर दिया जाता है। अब जो इस शिप का वो होता है ना ऑनर या यूं कहा जाए जो भी इसको, तो वो इस सामान को लोड करने के बाद एक बिल तैयार करता है, उसको कहता है बिल ऑफ लेडिंग कहा जाए, जिसके अंदर बताया जाता है भाई आपका ये सामान था, ये सारा इसके ऊपर आ चुका है, जो भी यानी आपने कंडीशन लगाई थी वो सारे के सारे यहाँ पर फुलफिल कर दी जा चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बिल ऑफ लेडिंग के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट है अगला सवाल। तो यहाँ पे कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो व्यापार उदारीकरण का फायदा नहीं है, वो बताना है। तो देखिए भाई, व्यापार उदारीकरण के बाद है ना, एक तो वर्कर्स को नई नई अपॉर्चुनिटी मिल गई, एम्प्लॉयमेंट की बिल्कुल मिल गई सर। फिर यहाँ पे जो सेल्स अपॉर्चुनिटी है ना वो भी बढ़ गई है, मार्केट का इंक्रीज हो गया है, मार्केट बढ़ गई है, तो प्रोड्यूसर्स के पास भी अब मार्केट का साइज वो ज्यादा बड़ा हो गया है। फिर कहता है कंज्यूमर एंजॉयज लोअर प्राइस, ग्राहकों को सस्ता माल मिलने लग गया भाई, और ज़्यादा चॉइसेस उनके पास अवेलेबल है, अल्टरनेटिव मौजूद है। ये तो सारे फायदे हो गए। तो कहते हैं बेनिफिट नहीं है, तो कहते हैं इनकम डिस्पैरिटी एंड प्रोडक्टिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पर ये इसका फायदा नहीं, उल्टा ऐसे मान लो ये कुछ है ही नहीं। तो ध्यान दे, इनकम डिस्पैरिटी का मतलब आय की असमानता की बात करता है, और प्रोडक्टिविटी डिफरेंस का मतलब प्रोडक्शन अंतर की बात करता है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, या अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 110 के ऊपर हम 111 के ऊपर हम जाएंगे।
यहाँ पे देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर है ना इंटरनेशनल ट्रेड में से उठाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भी हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो किसके साथ होता है, उसको यहाँ पे बेस बनाया हुआ है। उसके आधार पर क्या भारत विश्व में सबसे बड़ा यूँ कहा जाए एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का एक्सपोर्टर है? तो जी नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, हमारा जो मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना वो अमेरिका परचेज करता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर है। उसके अलावा क्या भारत जो है कि भी इंडिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? तो जी नहीं। इंडिया मीट एक्सपोर्ट करता है ओनली इन फ्रोजन फॉर्म? जी नहीं, सिर्फ फ्रोजन फॉर्म में नहीं बल्कि और भी अलग अलग फॉर्म्स के अंदर हमारे यहाँ से मीट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। अब फ्रोजन फॉर्म में क्या होता है, देखिए आप फ्रोजन फॉर्म के अंदर है ना स्लॉटर हाउसेस से जो भी मीट निकलता है ना उसको पैक कर लिया जाता है और फ्रीज कर लिया जाता है और उसके बाद उसको जो है विदेशों में एक्सपोर्ट कराया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया का, मैं पता नहीं इसको क्या मानूं, दुर्भाग्य मानूं या क्या मानूं, कि हमारे इंडिया से तो ऐसे मान लो कि पूरा लाइव स्टॉक ही मीट के लिए एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इधर है। चलो कोई बात नहीं, सवाल ही ऐसा है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, तो इसके अंदर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू अबाउट द डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ का जो ऑफिस वाली बात है ना, हेडक्वार्टर वाली बात है, ये गलत है। बाकी और सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर सही हैं। तो इसका जो ऑफिस है या हेडक्वार्टर है वो हमारे पास लुसनान में नहीं है। ठीक है भाई, लुसानिन लुसानिन में नहीं है। ठीक है, ओके सर। अब बात करें अगले सवाल के ऊपर। अब इसने कहा जो अगला, ये को 113 नंबर क्वेश्चन है ना भाई, ये डिलीट करा हुआ है, किसी कारण से गलत हो गया होगा ऑप्शन इसका कोई भी, तो ये डिलीट कर दिया है। तो इसलिए हम भी इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है यहाँ पर? तो यहाँ पे कहता है कंपोजिशन ऑफ टोटल कैपिटल कंसिस्टिंग पार्टली फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स एंड विद फिक्स चार्जेस एंड पार्टली ऑनरशिप। तो यहाँ पे क्या कहता है, देखो इसने कह दिया, बोले कैपिटल लगती है बिजनेस में? बोले हाँ जी कैपिटल लगती है। अब इस कैपिटल के अंदर जो है कि भी लोन कैपिटल प्लस हमारे पास कह सकते हो इक्विटी, बोले इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? तो सीधा सीधा बात है कैपिटल स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास 115, व्हाट डज द टर्म अंडरराइटिंग मीन? अंडरराइटिंग का मतलब क्या बताया इधर? तो देखो भाई, अंडरराइटिंग क्या होता है कि भी पर्सन या कंपनी ए है, वो इशू करना चाह रही है शेयर्स, तो वो एक एजेंट को यहाँ पे हायर करती है और एजेंट से एक कमिटमेंट करा लेती है। वही देखो, अगर सारे के सारे शेयर्स पब्लिक ने परचेज नहीं करे तो मेरे बचे हुए शेयर्स का क्या होगा? तो इस एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट या यूँ कहा जाए कि भी हामी भरा ली जाती है कि अगर आपके सारे शेयर पब्लिक ने परचेज नहीं करे तो हम आपके शेयर परचेज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक अंडरराइटिंग जो है वो लिख के वो है किसको, कंपनी को प्रोवाइड कराता है एजेंट। तो इसी को कहा जाता है अंडरराइटिंग। तो इसका मतलब अंडरराइटिंग क्या है? तो कहता है कि भी एक कंडीशन है, यूँ कहा जाए कि भी जिसके अंदर ये बताया जाता है कि भी अगर आपके डिबेंचर या शेयर्स पब्लिक परचेज नहीं करती तो हम आपके शेयर्स को, डिबेंचर्स को परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 के ऊपर आते हैं। 116 में क्या कहता है? तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अच्छा हिंदी मीडियम आ गई, चलो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को पहचानना है। तो लंबी अवधि वित्त वित्त निवेश पर दीर्घकालीन रिटर्न के साथ जुड़ा होता है। जी हाँ, कि जो भी लॉन्ग रन के हमारे पास, ध्यान में रखना इस बात को, लॉन्ग रन के जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हैं और उन पे जो रिटर्न मिल रहा है उसका सीधा लिंक हमारी लॉन्ग रन लोन से या यूं कहा जाए कि कैपिटल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहां पर हमारा हो रहा है। उसके बाद अगला सवाल 117 सवाल 117वां। इसके अंदर क्या कहता है? तो कहता है इट्स ग्रांट या सॉरी, व्हाट इज द यूनिक रोल ऑफ आईडीबीआई दैट इज डिफरेंट फ्रॉम
अदर डेवलपमेंट बैंक। तो अन्य बैंकों से या अन्य विकास बैंकों से आईडीबीआई कैसे अलग है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आईडीबीआई क्या करता है, आईडीबीआई प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली और to the industries and as well as refinancing granted by other financial institutions। ये रीफाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखो, उनको डायरेक्टली मदद तो करता ही करता है, फाइनेंशियल सुविधा तो देता ही देता है, साथ में अगर उन्होंने किसी और बैंक से या किसी और इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा हो तो उस लोन को भी रीफाइनेंस कर देता है। रीफाइनेंस का मतलब, बोले भाई ये पैसा पकड़ो, जहां से पहले ले रखा उनका वापस कर दो और अब हमारा पैसा आराम आराम से देते रहना। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रीफाइनेंसिंग समझते हैं। अब यहाँ पे अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर कितना, 118। तो यहाँ पे कहता है कि भी डैश कंसिस्टेंस तो यहाँ पे कहता है कि डैश कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज और सिक्योरिटीज और अदर प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे कहता है कि अगर एक पर्सन वो, हमारी छोटी सी बेटी है, वो कुछ ज्यादा ही चिल्ला चिल्ली कर रही है, इसीलिए पूछ रहा था, तो पता लगा खेल रही है। तो यहाँ पे कहते हैं भाई देखिए, पर्सन ए है, वो कुछ कमोडिटीज, कमोडिटीज का मतलब आप समझ सकते हो, गोल्ड है, ठीक है, और सिल्वर है, वो ओपन मार्केट के अंदर इन कमोडिटीज को परचेज करता है। या फिर वो सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं, ठीक है, एटसेट्रा, इन चीज़ों को परचेज करता है। या फिर वो यूँ कहा जाए कि भी कोई अदर प्रॉपर्टी जैसे लैंड, बिल्डिंग वगैरह, इनको परचेज करता है। किस लिए? इसलिए ताकि फ्यूचर में जब इनके प्राइसेस में चेंज हो ना, तो उनको बेचकर वो कुछ प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, वो इनको होल्ड नहीं करना चाहता, वो कहता है कि बस हाँ, शॉर्ट टर्म जैसे ही इनके रेट में चेंज आएगा, थोड़ा सा भी ज़्यादा मिलेगा रेट, इसको तुरंत बेच देगा ये। तो ऐसे जो हमारे पास यूँ कहा जाए ट्रेडिंग होती है, इसको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है, सट्टा बाजारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इसको कहते हैं चीज़ों को घुमाना, अटकलबाजी लिखा हुआ है, अटकलबाजी वाले। चलो क्वेश्चन नंबर 119। तो इट इज द मैनेजर्स एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट, ये कहता है कि भी किसी ये संगठनात्मक विधि, ये ध्यान में रखें यहाँ पर। तो ये कहता है यह सभी संगठनात्मक विधियों और इनमें शामिल विभिन्न हितों के समन्वय के लिए प्रबंधन की क्षमता है। इसमें संगठन को उसकी समग्रता को देखना है और उसके अलग अलग हिस्सों को अन्योन अन्यो अन्योन्याश्रयता को समझना शामिल है। मतलब ओवरऑल क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर, समझिए। ये कहते हैं कि भी कोई भी एक पर्सन है, एक मैनेजर है, तो उसको यहाँ पे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को देखना है और उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट को भी देखना है और इन सभी को एक साथ लेके चलना है। तो बोले मैनेजर की ये खूबी, ये स्किल है जो इन सबको साथ भी रखेगा, इन सब की प्रॉब्लम्स को समझे भीगा और काम भी करता रहेगा। तो ये कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल के नाम से इसको जानते हैं। कौन सी स्किल है ये? कॉन्सेप्चुअल स्किल है भाई। ठीक है, ओके सर। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अक्सर अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120। तो ये स्पिरिट डी कॉर्प्स की बात करता है। क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स वाज लिस्टेड बाय, या यूँ कहा जाए किसके द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था, किसके द्वारा इसको बताया गया था। तो आपको पता ही है कि भी हमारे पास जो अकाउंट सॉरी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे हमारे पास, कहते हैं कि भी जनरल प्रिंसिपल और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो जनरल के अंदर जो हेनरी फ्योल थे और इधर हमारे पास F.W. टेलर। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे स्पिरिट डी कॉर्प्स का कॉन्सेप्ट दिया था। तो किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके सर, नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन 20 तक हमारे पास, 120 तक हो चुके हैं। अब 120 के बाद है ना कि भी अगला जो पोर्शन हमारे पास है 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करता है। तो क्या कहता है? व्हाट इज पॉलिसी? पॉलिसी क्या है?
तो देखिए पॉलिसी हमारे पास सीधा सीधा कहते हैं जनरल स्टेटमेंट और अंडरटेकिंग्स विच गाइड और चैनल थिंकिंग एंड एक्शन इज डिसीजन मेकिंग। क्या कहते हैं, जनरल स्टेटमेंट है जी, सामान्य कथन है, समझ है जो निर्णय लेने में, सोच विचार और कार्रवाई करने में आपको हेल्प करेगी। बस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये पॉलिसी है ना, कोई प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। पॉलिसी है ना, क्या नहीं होता, प्रोसेस नहीं होता। ओके सर। अब यहाँ पे अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। इसके अंदर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल a मैनेजर कैन इफेक्टिवली सरप्राइज। इसने क्या कहता है, सुपरवाइज, सॉरी, इसने कहा, सरप्राइज लिखे बोल दिया मैंने, सुपरवाइज होता है, तो कहता है वो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने होने चाहिए या होते हैं जिनको एक मैनेजर आसानी से क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो उसको क्या कहते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। तो कहता है भाई, सेंट्रल टास्क ऑफ मैनेजर टू गेट वर्क डन विद द कॉर्पोरेशन। किसी भी मैनेजर का जो काम होता है वो कहता है लोगों से काम कराना है। और लोगों से काम कैसे, कहता है कि भी इस तरीके से कि भी ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ना उनको भी अचीव किया जा सके। अब इस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए मैनेजर को है ना लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके लिए वो कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करता है ताकि वो लोगों के बिहेवियर को भी समझ पाए और लोगों को इंस्पायर कर सके ताकि वो सहयोग की भावना से मिलकर काम करें, समन्वय की भावना से मिलकर काम करें। तो ये कौन सी टेक्निक है, तो ये मोटिवेशन है भाई। कौन सी टेक्निक है ये हमारे पास मोटिवेशन हमारे सामने आता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोटिवेशन के थ्रू ही हम यहाँ पर लोगों को समझ सकते हैं और उनके समझ, उनके अकॉर्डिंग फिर उनको इंस्पायर कर किया जा सकता है। तो यहाँ पर कहता है कि भाई क्वेश्चन नंबर 24 की बात कहता है। इसके अंदर क्या बोला, ये कहता है जो चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बारे में है ना फॉल्स स्टेटमेंट देना है। तो ऑप्शन ए, ये कैसे फॉल्स हुआ, तो चलो इसको समझते हैं। क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पोजीशन एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। ये बिल्कुल सही में बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है भाई। कैसे, देखिए, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, सी, डी, ए, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ये सभी डिपार्टमेंट्स हॉरिजेंटली हैं और सभी एक दूसरे के इक्वल है। तो इन सभी के डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं वो एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना है। तो एक बात बताओ, ये हॉरिजेंटल हो रहा है कि वर्टिकल हो रहा है, ये हॉरिजेंटल होता है। वर्टिकल की बात करी जाए तो वो ऐसे होता है, यानी कि पर्सन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, यानी कि डाउन से ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जूनियर और सीनियर का के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात करी जाती है। तो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन अलग है, हॉरिजेंटल अलग है। इसने क्या बोल दिया, सेम लेवल पे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है, और उसको कहेंगे क्या, वर्टिकल। तो बोले सेम लेवल पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स पर, तो ये हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन होता है, ये वर्टिकल नहीं होता। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत साबित होती है। ओके सर। अब यहाँ पे अगले पॉइंट पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। तो इसने कह दिया वन, अगला क्वेश्चन है भाई 125, 125 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग लेड डाउन बाय प्लानिंग कमीशन इन इंडिया 1950। तो 1950 के अंदर जब प्लानिंग कमीशन को यूं कहा जाए कि लाया गया था, तो उसका उद्देश्य नहीं था, ये बताना है आपने। तो ध्यान दे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ये उसका उद्देश्य नहीं था। बाकी और सारे उसके उद्देश्य थे। आप इनको इजीली पढ़ सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि हाँ इसको यहाँ पर क्यों कहा गया ऐसा। फिर क्वेश्चन नंबर 126 के अंदर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान बेसिस वर फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेटजी पॉपुलरिटी या पॉपुलरली नोन एज द नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटजी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई भी यूं कहा अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है। तो कौन से पंचवर्षीय प्लान को नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर जो सेकंड प्लान है ना, या सेकंड जो हमारे पास 5 ईयर प्लान है, उसको यहाँ पर आंसर माना जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई।
तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कहते हैं कि भी अगर कुछ ऑप्शंस यहाँ पे समझाने लायक होते हैं, बताने लायक होते हैं तो मैं बताता हूँ, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आया ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसने क्या बताया, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनस्क्रपल्सियस, ठीक है, अनस्क्रपल्सियस एंड अनएथिकल प्रैक्टिस बाय पीपल। यहाँ पे कहता है कि भी लोगों के द्वारा लोगों को या ग्राहकों को या कंज्यूमर्स को गलत प्रैक्टिसेस से बचाया जाता है। ठीक है, गलत प्रैक्टिस यानी कहा जाए माल फंक्शन ना कर दे कोई पर्सन, किसी के साथ कोई गलत यूँ कहा जाए कि तरीके से माल की बिक्री ना कर दे, घटिया किस्म का माल ना बेच दे, वगैरह वगैरह। बहुत सारे झोल यहाँ पर हो सकते हैं अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए, बहुत सारे काम यहाँ पर होते हैं। तो द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम हैज़ इनेक्टेड डिफरेंट लॉज। तो समय समय पर सरकार जो है ऐसी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए अलग अलग लॉज उन्होंने एक्टिवेट करे या यूँ कहा जाए लागू करे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डज नॉट कम अंडर दिस लिस्ट। तो कहता है इस लिस्ट में कौन सा एक्ट नहीं आता है। तो देखिए ध्यान से, इसने सबसे पहला कहता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये बिल्कुल आता है भाई 1930, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड है। तो माल को कैसे बेचा जाए, किस तरीके से बेचा जा सकता है, उसके बारे में नियम है। और यहाँ पर भी तो कंज्यूमर इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर यहाँ पे कहते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक, तो इसमें भी इसको किस तरीके से जो कहा जाए कि भी सेल आउट किया जा सकता है, इसके नियम कायदे कानून प्रॉपर लिखे हुए हैं इसके अंदर। फिर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आईस जो हमारे पास है कि भी ICI जो है आपका ISI, ठीक है, सुनो ध्यान से, ISI है, ये मार्का देखा होगा ना आपने कई बारी। अरे कैसा होता है, हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। कुछ ऐसा है। ये मार्क आप लोगों ने देखा होगा, ये ISI का मार्क होता है। ठीक है, तो ये, तो देखो ये सारे के सारे है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर्स को ही प्रोटेक्ट करते हैं और बिजनेसेस को अनएथिकल प्रैक्टिसेस करने से रोकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर द स्टैंडर्ड ऑफ परचेजिंग एंड मेजर्स, ये हमारे पास 1956, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। द स्टैंडर्ड ऑफ परचेजिंग एंड मेजर, तो यहाँ पे ध्यान दो, मेजर जो एक्ट है ना उसके अंदर आप लोगों ने कई बार देखा होगा, दुकानदारों के पास चले जाते तो उनके जो पार्ट होते हैं, तोलने का सामान है ना, उसकी चेकिंग करी जाती है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहता है कि भी ये कंज्यूमर्स को, ये यूँ कहा जाए कि भी इस जो प्रोटेक्ट करने वाली इस कैटेगरी में यहाँ पर इसको नहीं आता है, कि स्टैंडर्ड ऑफ परचेजिंग वगैरह इसके नियम कायदे कानून क्लास के अंदर हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो यहाँ पे अगले स्टेप पे चलते हैं अब, या अगले सवाल की तरफ होते हैं हम। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 28 की बात कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 एंड क्लॉज डी ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द टर्म कंज्यूमर इज डिफाइंड एज। तो इसमें भी याद करने के लिए यूँ कहा जाए समझने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि भी हाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या दी गई है। तो यहाँ पे बताया गया एक पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन, तो जी हाँ वो भी यहाँ पे क्या है, ग्राहक है। फिर यहाँ पे ए पर्सन हु हायर्ड और अवेल एनी सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन, जी हाँ दोनों दोनों ही यहाँ पर क्या होते हैं, ग्राहक की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास 129 की बात करते हैं। इसके अंदर क्या बोला, इसने कहा यहाँ पर, कहता है कि भी विच ऑफ दीज इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फीचर नहीं है, विशेषता नहीं है, यही हमने यहाँ पे ढूंढना है। तो बोले कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी की बात करी जाए तो सर एक बार थोड़ा सा ऊपर वालों को भी देख लेते हैं। तो कहता है इट इज इंडीड ए वेरी यूनिक एंड हाई प्रोग्रेसिव पीस ऑफ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन एंड जो है अक्लेम्ड एज द क्या बोलते हैं इसको, मग्नकर्ता, ठीक है, मग्नकर्ता ऑफ इंडियन कंज्यूमर। तो ये ध्यान में रखें, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो ऊपर वाली प्रॉपर एक फीचर बन जाती है, विशेषता बन जाती है किसकी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। फिर पॉइंट नंबर बी के अंदर कहता है इट अप्लाई ऑल द गुड, में सभी वस्तुओं पर लगता है, ठीक है, अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली नोटिफाइड बाय द सेंट्रल, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ना कह दे तो ये सभी गुड्स को कवर करेगा।
ये भी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी, इट अलाउज फाइलिंग ऑफ क्लास एक्शन जो है कंप्लेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप ऑफ द कंज्यूमर हैविंग कॉमन इंटरेस्ट। जी हाँ, ये भी तो तीनों ही पॉइंट बिल्कुल इसकी विशेषता है। चौथा पॉइंट तो कहता है हॉलमार्क ऑफ ACT इज दैट इज हैज नोट सेट ए टाइम फ्रेम फॉर डिस्पोजल ऑफ द केसेस। ये इसकी विशेषता नहीं है भाई, ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ओके सर, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसने क्वेश्चन नंबर 130 की बात करी। ये कहता है विच ऑफ दीज पर्संस कैन फाइल कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कौन जो है यूँ कहा जाए कि भी एक केस फाइल कर सकता है। तो देखो यहाँ पे बिना टेंशन के आने सारे के सारे हैं भाई। क्यों कहता है कि भी कोई भी वॉलेंटियर, कोई भी कंज्यूमर, कोई भी सरकार, केंद्र सरकार कह सकते तो कोई स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सारे के सारे इस केस को फाइल कर सकते हैं। तो 130 में तो बिना माथा, हाँ सारे के सारे हैं। ठीक है भाई, फिर यहाँ पे कहता है कि 131वें क्वेश्चन के अंदर कहता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MRTP। देखिए, MRTP एक्ट का जो मेन उद्देश्य है ना, इसको लाया ही किस लिए गया था, तो कहते हैं मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा कहते हैं टू इंश्योर दैट द ऑपरेशंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन, जो हमारे पास है डेट्रीमेंट्स। ठीक है, टू प्रोवाइड प्रोहिबिटेड रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस विच आर प्रीजुडिशियल ऑफ टू द पब्लिक इंटरेस्ट। तो सारे के सारे भाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कहते हैं ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 132 की बात करी जाए।